लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा टाइम्स नाउ पर 9:30 बजे आज उनका इंटरव्यू आएगा और उस इंटरव्यू को लेकर टाइम्स नाउ ने जो हेडिंग अपने चैनल के ऊपर चलाई है उसमें लिखा है 2 years आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। एब्रोगेशन हालांकि हुई नहीं, अमेंडमेंट हुई है आर्टिकल 370 में, बाइफर्केशन को लेकर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि क्या बाइफर्केशन को लेकर क्या कुछ होने जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, एक न्यूज़ चैनल है और नेशनल न्यूज़ चैनल है, और नेशनल न्यूज़ चैनल के ऊपर आप वैसे ही जानते हैं कि कितनी सारी चीज़ें कितनी सूझबूझ के साथ आजकल चलाई जा रही हैं। बहुत सारी खबरें जो हैं नेशनल न्यूज़ चैनलों पर ऐसी चल जाती हैं कि बाद में जब उनको वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि जी ये खबर बिल्कुल झूठ के ऊपर मबनी थी। आप वेरीफाई करने लगते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं तो पता चलता है कि ये तो कोई ऐसी बात हुई नहीं यहाँ पर। और ये एक नहीं, कई खबरें हैं, आप गूगल कर लें, आपको बहुत सारी खबरें ऐसी नेशनल चैनलों ने जो चलाई, जब आप उन खबरों की तह तक जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मामला तो कुछ और ही है, ये तो दिखा कुछ और ही रहे हैं। अब इस समय आप जानते ही हैं ऑलरेडी सोशल मीडिया के ऊपर जो भी हंगामा होगा, उस हंगामे को, सोशल मीडिया के हंगामे को नेशनल चैनलों ने भी चलाना है, जबकि पहले बिल्कुल अलग दुनिया थी। दुनिया अलग इसलिए थी कि नेशनल चैनल का स्टोरी करने का मयार बिल्कुल एक अलग था, स्टोरी का एक स्टैंडर्ड होता था, आप बहुत सोच समझ के स्टोरी करते थे। एक रिपोर्टर बहुत जिम्मेदारी के साथ स्टोरी करता, आज भी रिपोर्टर्स तो बहुत जिम्मेदारी के साथ स्टोरी करते हैं, लेकिन कई बार जब मैं भी एज अ जर्नलिस्ट किसी स्टोरी को नेशनल चैनल के ऊपर देखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ कि ये स्टोरी, इस स्टोरी का लेवल नहीं है कि ये नेशनल चैनल पे चलनी चाहिए, लेकिन चूंकि 24/7 आपको चैनल चलाना है, कुछ भी नहीं मिलता तो चलो वही चला लो। अब जैसे इसमें बाइफरकेट करके लिखा है तो वो इसलिए लिखा है कि ताकि शाम को जब ये चैनल पे आए तो एकदम आप सब बैठ जाएं एकदम से देखने के लिए कि क्या कहेंगे मनोज सिन्हा साहब। तो स्ट्रेट लाइन पे कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मतलब हम भी कोशिश करेंगे समझने की कि क्या बात जो है आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कहेंगे, क्या बाइफर्केशन को लेकर वो कोई बात करेंगे। पहली बात तो ये कि जो डोमेन केवल और केवल केंद्र सरकार का है, जिस डोमेन के ऊपर बोलने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार का है, और जिस डोमेन पर जब भी बात करनी है वो केंद्रीय गृह मंत्री करेंगे या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, या वो बात लोकसभा में होगी या वो राज्यसभा के पटल पर जो बात होगी, जो जिनका डोमेन है, मैं बात कर रहा हूं डोमेन का मतलब होता है कि ये लोग इस विषय पर बात कर सकते हैं। मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू कश्मीर के, लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाते प्रिवी टू अ नंबर ऑफ थिंग्स। प्रिवी का मतलब ये हो गया कि उन्हें खबर है बहुत सारी चीज़ों की जिनकी खबर मुझे और आपको नहीं है, लेकिन क्या वो इसको लेकर बात करेंगे? तो जाहिर सी बात है जब वो भी बात करेंगे तो उनका जवाब यही होगा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं है ना, और हम तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस चल रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद चुनाव होने हैं जम्मू कश्मीर में, तो हम तो जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप जम्मू कश्मीर में जो है वो मजबूत हो। हम तो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है जितनी भी राजनीतिक दल हैं वो राजनीतिक दल जो है चुनाव के मैदान में उतर आएँ। डीडीसी के चुनाव उन लोगों ने लड़े, अब उनको क्या कहते हैं असेंबली के चुनाव लड़ने चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर की जल्द से जल्द असेंबली बने और लोकतांत्रिक व्यवस्था जम्मू कश्मीर में दोबारा से बहाल हो। ये मतलब मेरा अपना मानना है कि इस तरह के जवाब जो अक्सर जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बाकी यूनियन टेरिटरीज़ के होंगे वो इस तरीके से जवाब देते होंगे, लेकिन ये कहना कि वो इसको लेकर कोई बात करेंगे तो इसकी संभावना कम है। नंबर 2 चीज़, जैसे मैं पहले भी कह चुका, न लोकसभा सेशन में है न राज्यसभा सेशन में है। जम्मू कश्मीर को लेकर अगर कोई भी बात होनी है तो लोकसभा और राज्यसभा से होनी है, तो वो दोनों सेशन में नहीं है, तो आप उस चीज़ को भी आप साइड पर रख दीजिए। तीसरी चीज़ कि क्या इस तरह की कोई बात कहीं पे कोई सोच रहा है, क्या इसके बारे में कहीं विचार किया जा रहा है? जहाँ तक हमारे सूत्रों का ताल्लुक है, जहाँ तक हमारी इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक है, अभी तक इस तरह की कोई बात कहीं पे नहीं हुई है। यानी स्टेट को 2 भागों में बांटा जाएगा, फिर ये होगा फिर वो होगा, इस तरह की कोई बात कहीं पर नहीं है। अभी इस समय बात क्या है? इस समय बात ये है कि कोविड-19 की लड़ाई को लड़ना है, इसको जीतना है। इसको जीतने के बाद पर्यटन को जम्मू कश्मीर में मजबूत करना है और
सबसे अहम बात जो इस समय जिस पर केंद्र सरकार भी सोच रही है, जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी सरकार भी सोच रही, वो ये है कि अमरनाथ यात्रा को क्या हम अमरनाथ यात्रा की इजाज़त दें या ना दें। अभी तक जो हमारे पास समाचार है उसके मुताबिक जो अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है जम्मू में, भगवती नगर में जो बेस कैंप है, उस बेस कैंप में कुछ कमरे जो हैं वो डीआरडीओ के हॉस्पिटल में जो स्टाफ रहता है उस स्टाफ को कुछ कमरे दिए गए हैं। हालांकि हमने आधिकारिक तौर पर पुष्टि करने की कोशिश की कि क्या इसका मतलब ये समझ लें कि अमरनाथ यात्रा इस बार नहीं होगी, तो आधिकारिक तौर पर तो किसी ने नहीं कहा कि नहीं होगी, लेकिन कमरे जो हैं, जब भगवती नगर के अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप के कमरे डीआरडीओ में काम करने वाले, डीआरडीओ का अस्पताल जो है वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को दिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इस बार अमरनाथ यात्रा जो है, बाबा बर्फानी की यात्रा इस बार नहीं होगी। और अगर होगी भी, ये मैं अपनी स्पेकुलेट कर रहा हूँ, हो सकता है कल एक फैसला आ जाए कि बाबा बर्फानी की यात्रा होगी, पर मुझे जो हालात इस समय हैं, हालात ये बता रहे हैं कि सिंबॉलिक यात्रा हो सकती है, क्योंकि पंजीकरण तो ऑलरेडी जिन लोगों का हो चुका है वो हो चुका। अब पंजीकरण के लिए भी अगर आप विंडो ओपन करते हैं तो आपके पास समय बहुत सीमित है और 28 तारीख से आपने यात्रा शुरू करनी है। उसके बाद पंजीकरण जब आप शुरू करेंगे तो कितनी मात्रा में लोग पंजीकृत होंगे, कितने सारे लोग हैं जो अपने आप को रजिस्टर करेंगे यात्रा के लिए, और उसके बाद बहुत सारे और भी इंतजामात करने हैं। और सेकेंड वेव से अभी हम उभर ही रहे हैं। आज भी जो जम्मू कश्मीर का कोविड बुलेटिन आया है उसमें आज भी लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हुई है, आज भी लोग बड़ी तादाद में होम आइसोलेशन में हैं। तो अभी भी कोविड-19 का डर बना हुआ है। और जाहिर सी बात है थर्ड वेव को लेकर आप डीआरडीओ के हॉस्पिटल में जब डॉक्टर से पूछते हैं भाई आपने 13-14 पेशेंटों के लिए इतना बड़ा अस्पताल जो है वो क्या अक्लमंदी है, करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है, तो जवाब ये मिलता है कि ये तो सेकेंड वेव की बात ही नहीं, हम तो थर्ड वेव की तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ द माइंड सरकार के भी है, केंद्र सरकार के भी है कि कोविड जिस तरीके से सेकेंड वेव आई, थर्ड वेव आने की भी संभावना है। जबकि कोविड की सेकेंड वेव उस समय आई जब हम इन द मिडल ऑफ वैक्सीनेशन थे, लोग वैक्सीनेट धड़ाधड़ हो रहे थे, तो उस वैक्सीनेशन के मिड में आपकी सेकेंड वेव आई है। तो हो सकता है, संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा देश 135 करोड़ के करीब आबादी है, इसमें से कम 70 करोड़ आबादी जब वैक्सीनेट होगी, हमें लगेगा कि हमने बहुत बड़ा बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारी, और वो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जो है हमारा पहला कदम होगा। तो वो कुछ जो है संभावनाएं हैं जो डॉक्टर्स कह रहे हैं। तो थर्ड वेव की तैयारी, तो इसका मतलब साफ तौर पर ये एट द बैक ऑफ द माइंड गवर्नमेंट के ये है कि अगर हम अमरनाथ यात्रा के लिए परमिशन दे देते हैं तो अगस्त के महीने में जाके यात्रा ख़त्म होगी। तो ये जितने भी जिन भी लोगों को इस कार्य में लगाया गया कि बताइए आप कब होगी, जो कह रहे हैं कि फला महीने में जो है वेव आ जाएगी, तो वो उनका अपना एक मतलब तखमीना है, अंदाज़ा है, हो सकता है नहीं आए, कोई पता नहीं। तो सरकार अक्सर जो है अंदाज़ों के ऊपर अपनी आजकल पॉलिसीज़ जो है वो बनाती है। तो इसलिए लग यही रहा है कि अमरनाथ यात्रा को लेकर सरकार, पिछली बार भी जो उन्होंने आयोजन किया था, बहुत उसकी भी प्रशंसा लोगों ने की थी कि आपने लाइव जो है बाबा बर्फानी की गुफा से वो आरती और सारा सिलसिला वो दिखाना शुरू किया, जिससे श्रद्धालु पूरे देश भर में जो है कम से कम बाबा बर्फानी के दर्शन जो है, वर्चुअल दर्शन कम से कम कर पाते थे। सामने जाकर देखने का वो जो आनंद है वो तो अलग ही है, लेकिन वर्चुअल दर्शन कर पाते थे। तो अमरनाथ यात्रा प्रायोरिटी है। अमरनाथ यात्रा के अलावा दोबारा से जम्मू कश्मीर के पर्यटन को जिंदा करना प्रायोरिटी है। जम्मू कश्मीर में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होनी है, और उस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट से यहाँ की अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना है। वो बड़े पैमाने की जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है उसको लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाहिर सी बात है चिंता भी होगी, बात भी करनी पड़ेगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं, तब्दीलियाँ हो सकती हैं, कोई बड़ा मसला नहीं है। मैं पहले भी एक बार कह चुका और आज फिर उसको रिपीट कर सकता हूँ। सरकार को हो सकता है आने वाले कल में लगे कि भाई जम्मू कश्मीर को बेटर एडमिनिस्टर करने के लिए हमारे पास अगर 2 डिवकॉम है तो 3 क्यों ना हो, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। तीसरा डिवकॉम हो सकता है, कोई इसकी पॉसिबिलिटी है, तो उसमें कोई ज़्यादा मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमिकल साइंस लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोविड-19 की वैक्सीनेशन को लेकर चिंता बनी हुई अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि श्रीनगर में कोविड-19 को लेकर जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं वो कोविड-19 की वैक्सीनेशन को रोकने का काम कर रही हैं। जनाब अब जी वैक्सीनेशन कराने के बाद जो है लोहे की चीज़ें जो है मेरे जिस्म के साथ जो चिपक रही हैं,
मैंने भी वैक्सीनेशन कराई है, मैं भी बड़ा बड़ा लोहा चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरा लोहा नहीं चिपक रहा। और अगर लोहे की चीज़ें चिपक रही हैं तो ऐसे व्यक्ति को गाड़ी से, ट्रेन से, बाकी उन सब चीज़ों से जहाँ लोहा हो उससे दूर रहना पड़ेगा, बिजली के खंभे से दूर रहना पड़ेगा अगर वो लोहे का होगा। देखो जी, लोहे के बिजली के खंभे के सामने आप चले गए, चिपक गए तो मुसीबत बन गई। घर से बाहर निकल गए, आप ट्रेन के सामने खड़े हैं तो जाहिर सी बात है आप वहाँ चिपक सकते हैं। तो इसलिए ये सब अफवाहें वहाँ घर कर रही हैं। तो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम जिस तरीके से चलना चाहिए उस तरीके से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम, वैक्सीन होने के बावजूद कश्मीर में लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, वैक्सीन हेजिटेंसी है वहाँ पर। यूट्यूब लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे लोग जो बकवास सुनते हैं उस बकवास को मानकर कहते हैं जी वैक्सीन नहीं लगवानी। फिर वो एक साइंटिस्ट साहब निकले थे नोबेल प्राइज़ वाले, उनकी वीडियो भी कश्मीर में घाटी घाटी में लोग दिखा रहे हैं जी, देखो जी, देखो 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 ये कह रहा है। तो ये अफवाहें जो हैं, इन अफवाहों के चलते एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लोगों को वैक्सीन लगाना मुश्किल हो रहा है, परेशानी भी है वो। जबकि सबको लग ये रहा था कि कश्मीर के समाज में एजुकेशन का स्तर और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं, और जिस तरीके से जितना पर्यटक वहाँ आता है कि शिकारे वाला भी अंग्रेज़ी बोलता है, तो जो लेवल ऑफ अवेयरनेस लोगों का है उसके चलते वैक्सीन हेजिटेंसी कम होगी, लोग जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाएंगे, दौड़ेंगे वैक्सीन सेंटर्स के ऊपर कि जी हमें वैक्सीन लगाओ। लेकिन वो वैक्सीन हेजिटेंसी है। गाँव में और भी बुरा हाल है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर तो कोशिश कर रहे हैं, हेल्थ के अफसर कोशिश कर रहे हैं, मगर वो नहीं हो रहा। तो ये भी एक चिंता का विषय है लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन के ऊपर दूसरी रीऑर्गेनाइजेशन का जो र्यूमर उड़ाया जा रहा है वो चिंता का विषय, वो उसकी चिंता करने की उनको ज़रूरत नहीं है, उसकी चिंता केंद्र सरकार करेगी। उसकी चिंता करने की ज़रूरत गृह मंत्रालय को है, प्रधानमंत्री के दफ्तर को है, बाकी किसी को नहीं। लेकिन जहाँ तक जम्मू कश्मीर को लेकर जिन लोगों से हमारी बात होती है, एक बात तो बड़ी साफ़ है कि जम्मू कश्मीर में अब डिलिमिटेशन का सिलसिला ख़त्म होना है और उसके बाद चुनाव होने हैं। ये हर एक की प्लेट पर है और इसी चीज़ पर काम आगे चल रहा है। जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, चुनी हुई जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार हो, और चुनी हुई सरकार के होने के बाद या उससे थोड़ी देर पहले जो जितने भी राजनीतिक दल जम्मू कश्मीर के हैं, जब वो एक साथ एक आवाज़ में कहेंगे कि जी आप हमारी स्टेटहुड हमें वापस दे दें, तो संभावनाएं ये भी हैं कि चुनाव होने के बाद यहाँ अपनी सरकार बनने के 6 महीने बाद, साल बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दोबारा से दे दिया जाए। तो ये चीज़ें संभावनाएं हैं। जो चीज़ें कही जा रही हैं उन चीज़ों को लेकर मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कहा और आज फिर कहूँगा कि आप अपना समय और अपना टाइम इन चीज़ों पर वेस्ट करने की बजाय लोगों को वैक्सीनेशन को लेकर अवेयर करें, अप्राइज़ करें कि जी आप वैक्सीन लगवाएं अपने आप को। कोविड-19 के SOPs को फॉलो करने के लिए लोगों को कहें, मास्क पहनने के लिए लोगों को कहें। और ये जो बहुत सारे लोग नीचे लिखते हैं जी 5 अगस्त से पहले आप भी ये कहा गया था, वो कहा गया था, ये बात भी यहाँ पर आप तक पहुँचानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में, यानी उनके जिस समय उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाया था 2019 का, उसमें बाज़ाब्ता तौर पर ये लिखा था कि अगर हमारी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनती है तो हम 370 को हटाएंगे। तो वो सभी राजनीतिक दलों को, सभी इंटेलेक्चुअल्स को मालूम था कि किसी भी समय जब भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण सत्ता वाली सरकार बनती है, वो आर्टिकल 370 को अमेंड करने के लिए, 35A को एब्रोगेट करने के लिए और जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से भारत में शामिल करने के लिए प्रयास करेंगे। तो प्रयास किया उन्होंने और आर्टिकल 370 को अमेंड किया। और उसके बाद की जितना भी घटनाक्रम है, आप ज़रा उस सारे घटनाक्रम को अपने सामने रखें तो आपको ये पता चलेगा कि उसके बाद से लेकर आज तक पहला काम ये हुआ कि सारे केंद्र के जितने भी कानून हैं उनको जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड किया जाए। केंद्र के कानूनों के एक्सटेंशन के बाद जो नए इंस्टीट्यूशंस बनने हैं उन इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर में फंक्शनल कराया जाए। जो इंस्टीट्यूशंस जम्मू कश्मीर में बंद हुए उनके पास जो पेंडिंग रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड का निपटारा किया जाए। कैट जम्मू कश्मीर में आया आर्टिकल 370 के अमेंडमेंट की बात। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस का बनना और इनको जम्मू कश्मीर में स्ट्रेंथन करना और इन इंस्टीट्यूशंस को जम्मू कश्मीर में इनकी बुनियादें डालना, ये काम जो है केंद्र सरकार ने पिछले 1-1.5 साल के समय में किया है। अब ये 1-1.5 साल के समय में कोई भी ऐसी अटपटी चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो आउट ऑफ द बॉक्स हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू को रिप्लेस किया गया एक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव से, एक राजनीतिक आदमी है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से, उन्हें रिप्लेस किया गया। तो उन्होंने एक पॉलिटिकल आउटरीच का काम शुरू किया।
उन्होंने अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों से मिलना शुरू किया। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के देवेंद्र सिंह राणा से मिले, CPIM के, माफ़ कीजिएगा, बाकी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों से भी मिले, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी मिले, और कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करूँ, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो और जम्मू कश्मीर में एक नई राजनीतिक शुरुआत की जाए। उसके बाद अब DDC के चुनाव हुए। DDC के चुनाव में कश्मीर घाटी की 2 बड़ी मेन पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP, दोनों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हो चुकी हैं, और इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको लेकर आप कहेंगे कि ये तो अनएक्सपेक्टेड था। तो ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद PAGD की परसों मीटिंग हुई, वहाँ पर भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पूरे PAGD के साथ मीटिंग के बाद आपने देखा होगा, उनसे भी जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा हमने अल्लाह की रस्सी को मजबूत थाम के रखा हुआ है, र्यूमर्स तो बहुत कश्मीर में उड़ाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बात उन्होंने कही, लेकिन फोकस लोगों का चला गया दूसरी तरफ कि हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हम तो लड़ाई लड़ते रहेंगे जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के लिए और बाकी तमाम चीज़ों के लिए। तो एक बात तो वहाँ से ये भी साफ। दूसरा, जब PAGD की मुलाकात होती है, उस मुलाकात में डिलिमिटेशन डिस्कस ना हुआ हो, ऐसा संभव नहीं है। उसमें आने वाले समय में चुनाव जम्मू कश्मीर में होंगे, उसमें हमारा क्या स्टैंड होगा वो डिस्कस ना हुआ हो, इसकी संभावना भी बहुत कम है। और उसके बाद ये भी उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन को लेकर हमने एक चिट्ठी, डिलिमिटेशन कमीशन की जो चेयरमैन साहिबा हैं, चूँकि वो खुद एक चीफ जस्टिस रही हैं, हमने उनको एक चिट्ठी भेजी है, जिस चिट्ठी में हमने उनसे ये विनम्र विनती और आग्रह किया है कि ये हमारा स्टैंड है और हमारा मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मामले को एडमिट किया है। एडमिट करने के बाद आपको क्या लगता है कि हमको डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग में शामिल होना चाहिए, और जो डिलिमिटेशन कमीशन डिलिमिटेशन कर रहा है, क्या वो डिलिमिटेशन कमीशन को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस तरह की चिट्ठी हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बात करते हुए हमें पता चला कि उन्होंने इस तरह की कोई चिट्ठी लिखी है। अब उस चिट्ठी का जवाब डिलिमिटेशन कमीशन ने देना है, तो यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन के साथ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संपर्क साधा है, वहाँ पर भी बातचीत चल रही है। तो मतलब डिलिमिटेशन के इस सिलसिले में भी हो सकता है कल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो शामिल हो। PDP का शामिल होना संभव नहीं, क्योंकि उनके पास कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं। 3 मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास हैं, श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला। तो उनको डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना है, और डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज को स्पीड अप किया गया है। उसका पता इस बात से चलता है कि अलग अलग डिप्टी कमिश्नर को चिट्ठियाँ लिख दी गई हैं, उनको कह दिया गया है कि डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज के लिए आपको ये चीज़ें हमको देनी है, फौरन रिकॉर्ड दीजिए हमें। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इसका मतलब डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को स्पीड अप किया गया है, जल्द से जल्द एक्सरसाइज मुकम्मल हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। तो आज शाम को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का 9:30 बजे टाइम्स नाउ के ऊपर इंटरव्यू होगा, देखिएगा, और ज़रूर कमेंट बॉक्स में स्ट्रेट लाइन को बताइएगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जो टाइम्स नाउ ने हेडिंग लगाई है उसको लेकर क्या कुछ कहा।